हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। हम लोग पहले 2-4 मिनट समझते हैं, उसके बाद लिखेंगे बोर्ड पे। पहले स्टार्ट हम करते हैं कंडक्टर से। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सुनते जाइए, उसी में आपको कुछ याद हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करता हो। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनसे करंट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो होता हो। तो फिर से हम लोग बोलते हैं, कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करता हो। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो होता हो। अब हम लोग आते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है। किसी भी कंडक्टर पे एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज जो होता है उसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। फिर से सुनते हैं, किसी भी कंडक्टर पे एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस बोलते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है। यहाँ पे हम चार्ज इसके ऊपर में दे रहे हैं, इसके ऊपर में चार्ज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा चार्ज कैरी करने की एबिलिटी है। जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अगर हम बोल दें कि ये C1 कैपेसिटेंस C2 है और ये C3 है, तो आपको बताना है किस पे चार्ज ज़्यादा है, कौन एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ज़्यादा कर सकता है। इसके पास एबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका शेप ज़्यादा है, ये ज़्यादा चार्ज को अपने सरफेस पे रख सकता है। इसका मतलब है C3 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, जिसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। जिसका यहाँ देखो, इसका मतलब है कि शेप इसका ज़्यादा हो रहा है तो इसके ऊपर में चार्ज ज़्यादा रख सकते हैं। तो C3 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1। जब किसी कंडक्टर पे हम चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल होता है। जब चार्ज को इंक्रीज करते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल होता है। जब चार्ज को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो हम बोलते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और यहाँ Q इज इक्वल टू C भी। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब यहाँ से C इज इक्वल टू Q बाई V। अब C निकालोगे तो Q बाई V। Q को हम लोग ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? कूलम। V का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो कूलम बाय वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं। कूलम बाय वोल्ट को हम क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस जो होता है कंडक्टर का वो ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना उसके वोल्टेज पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो कंडक्टर का होता है ना वो चार्ज पर डिपेंड करता है ना उसके वोल्टेज पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और किस जगह उसको प्लेस्ड किया गया है उस पर वो डिपेंड करता है। आप एयर में प्लेस्ड करोगे उसका वैल्यू कैपेसिटेंस का कुछ और होगा। उसको वाटर के इनसाइड में करोगे, अंदर में करोगे, उसका कैपेसिटेंस अलग आएगा। केरोसिन में करोगे, पेट्रोल में करोगे, तो जहाँ उसको प्लेस्ड करोगे उसका सराउंडिंग्स पे वो डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग पर डिपेंड्स करता है। कैपेसिटेंस जो होता है ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। हाँ, उसके शेप पे डिपेंड करता है। शेप ज़्यादा होगा तो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होगी वो उसका ज़्यादा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इन चीज़ों को नोट करते हैं। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, जो मैंने बोला था उसी को बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। कंडक्टर वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं
जो कैरी करता हो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। मेटल्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि कंडक्टर्स के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे नोट कीजिए। कैपेसिटेंस जो कंडक्टर का होता है, एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कैपेसिटेंस हम लोग लिखे हैं। जब किसी कंडक्टर पे सम चार्ज दिया जाता है उसका जो पोटेंशियल्स है वो इंक्रीज होता है। जब चार्ज Q हम लोग दे रहे हैं कंडक्टर पे तो उसका जो पोटेंशियल है वो V हो रहा है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल के बाद एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ हमने लिखा है Q इज इक्वल टू C इंटू V, और इस C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। C को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। Q इज इक्वल टू C V, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट C के साथ मल्टीप्लाई भी, अगर हम C निकालेंगे तो V यहाँ से डिवाइड हो जाएगा Q बाय V। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है रेशियो होता है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल, टू द पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो हम अगर बोले कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, तो चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होता है किसी कंडक्टर का, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको कहा कि कैपेसिटेंस रेशियो होता है चार्ज और वोल्टेज का, ना ही वो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड्स कर रहा है ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज और किस मीडियम में उसको प्लेस किया गया है उस पर वो डिपेंड्स करता है। अभी जस्ट मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही बोला था कि वो डिपेंड्स करता है शेप एंड साइज पर, और किस मीडियम में उसको रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। एयर में रखा गया है तो उस पर डिपेंड करेगा, अगर आपके पास वाटर में है तो उस पर डिपेंड करेगा, अगर किसी लिक्विड में, अनदर लिक्विड में रखा हुआ है तो उस पर डिपेंड करेगा। वो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज और किस मीडियम में रखा हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है, ना ही वो चार्ज पर डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है R रेडियस का, इस पर हम लोग 5Q चार्ज रख सकते हैं, 5Q चार्ज रख सकते हैं। अगर Q चार्ज रखे तो भी आपके पास हो गया दिस 1/4 πε0 Q बाय R। अगर 2Q रखे तो ये यहाँ से आप करोगे तो 2Q रखे तो 2 को यहाँ कर दिए तो इसके जगह हम लोग कितना बोल दिए? अभी बोल दिए तो 2 भी हो गया। अगर इस पर 3Q रखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये 3V के इक्वल हो जाएगा। अगर 4Q रखेंगे तो 4V के इक्वल हो जाएगा। 5Q रखेंगे तो 5V के इक्वल हो जाएगा। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V आपके पास है। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा V इंक्रीज करेगा। अगर ये Q है तो V है, 2Q है तो 2V है, अगर 3Q है तो 3V है, 4Q है तो 4V है, 5Q है तो 5V है। अगर ये चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी 5Q रखता है तो आप यहाँ से Q दोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी, 2Q दोगे तो 2Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2V, 3Q दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3V। तो चार्ज जो होता है स्टोर करने की जो एबिलिटी होता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। चार्ज बढ़ घट रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड्स नहीं करता है, ये डिपेंड्स करता है उसके शेप पर डिपेंड करता है और किस मीडियम में प्लेस किया गया है वो उस पर डिपेंड करता है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इज इक्वल टू Q बाय V। चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है, पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है। कूलम्ब बाय वोल्ट को हम लोग फैराड बोलते हैं, कूलम्ब बाय वोल्ट को फैराड, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। कूलम्ब बाय वोल्ट इज इक्वल टू फैराड। ए कंडक्टर इज सेड टू हैव
ए कैपेसिटी ऑफ 1 फैराड, अगर ये 1 फैराड होगा इसका मतलब है ये 1 कूलम्ब होना चाहिए और ये 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट होना चाहिए। चार्ज को कितना होना चाहिए 1 कूलम्ब होना चाहिए, पोटेंशियल को कितना होना चाहिए 1 वोल्ट। जब ये 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट होगा दैट मीन्स ये 1 फैराड के इक्वल होगा, यही हमने वहां पे लिखा है। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, मैं एक बार फिर बोलूंगा, 12th का जो लेक्चर आप है प्लेलिस्ट में पहला जो आपके पास लेक्चर है वो डायमेंशन से है, सो रिलेटेड है। एक क्लास डायमेंशंस पढ़ लोगे वहाँ पे पूरी 12th में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 11th में आप अच्छे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मैटर नहीं करता है। फिर देखिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, V इज इक्वल टू, यहाँ से देखो W इज इक्वल टू क्यू भी हम लोग पढ़ते हैं, W इज इक्वल टू क्यू भी, और W के जगह आप पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी है। तो यहाँ से हम लोग के पास पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, तो Q बाई भी के जगह वर्क डन बाय चार्ज, चार्ज को ऊपर ले गए क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू। चार्ज का हम लोग डायमेंशंस पढ़ते हैं 80, तो चार्ज के लिए डायमेंशन यूज करोगे 80 का स्क्वायर। एनर्जी के लिए हम लोग वहाँ पे याद रखे हुए हैं mL²T-2। अब इन सब को ऊपर ले जाओ, m को ऊपर ले गए तो m का पावर -1, l का पावर +2 नीचे है, ऊपर गया तो l का पावर -2, t का पावर -2 है, ऊपर गया तो t का पावर +2 हो गया, यहाँ लिखे। अब m का पावर -1, l का पावर -2, बेस सेम है t का, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगा, t का पावर 4 हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो ये आपके पास डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस आ गया, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आ गया। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब है कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हम लोग को है। एक कंडक्टर है, O उसका सेंटर है, R उसका रेडियस है, उस पर Q चार्ज गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो 1/4πε0 Q/r। अगर Q चार्ज अगर आपके पास सरफेस ऑफ द कंडक्टर है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो 1/4πε0 Q/r होगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, Q इज इक्वल टू निकालोगे 4πε0 इंटू R इंटू V, तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ऑल्सो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, अभी हम लोग जस्ट पर हैं। अब यहाँ से कैपेसिटेंस, जब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आप कंपेयर करोगे तो C इज इक्वल टू कितना आएगा 4πε0 इंटू R। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर दैट मीन्स कैपेसिटेंस जो होगा वो 4πε0 इंटू R होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि O सेंटर होगा, स्मॉल r रेडियस होगा स्फेरिकल कंडक्टर का, ये स्फीयर है, चार्ज हम लोग स्मॉल q गिवन टू स्फीयर, देयर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम। तो आपके पास Q चार्ज है उसके सरफेस पे, तो पोटेंशियल कितना 1/4πε0 Q/r, यहाँ से Q निकाल लीजिए। ऑल्सो Q इज इक्वल टू सी इंटू भी होता है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कीजिएगा तो C के जगह 4πε0 इंटू स्मॉल r होगा। तो कंडक्टर का स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 इंटू r होता है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट C इज इक्वल टू 4πε0 r, वेयर r इज इन मीटर एंड C इज इन फैराड। जब r मीटर होगा तो C आपके पास क्या होगा फैराड आपके पास होगा। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पहले से बोल रहे हैं कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, जिसकी एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए आपके पास शेप बढ़ता गया, उसका जो साइज बढ़ता गया, चार्ज का स्टोर करने का एबिलिटी बढ़ता गया। लार्जर द रेडियस ऑफ स्फीयर ग्रेटर इज इट्स कैपेसिटेंस। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस आर है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
आर आपके पास है, सी आर पर डिपेंड कर रहा है। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा स्फीयर का जिसका रेडियस स्फीयर का ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज इट्स कैपेसिटेंस होगा। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, इसका शेप ज़्यादा है, इसका रेडियस ज़्यादा है, ये चार्ज को स्टोर ज़्यादा करेगा, उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो जो आपके पास डायग्राम दिया गया है उसमें हम लोग C3 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1 आपके पास होगा कि कैपेसिटेंस C3 का ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C1 आपके पास होगा। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ को एज्यूम किया गया है स्फीयर, और स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो भी हम लोग निकाल रहे हैं 4πε0 इंटू स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर का रेडियस का कोई आपके पास स्फीयर है, कंडक्टर है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो 4πε0 इंटू स्मॉल आर है। अर्थ को एज्यूम किया गया है स्फीयर। अब अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अर्थ का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हम लोग को कैलकुलेट करना है। टेकिंग टू बी कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर के जगह कितना लेंगे अब कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का जो वैल्यू होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू कैपिटल आर, स्मॉल आर के जगह कितना हम दे देंगे कैपिटल आर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 4πε0 को 1 डिवाइडेड 1/4πε0 करते हैं। इससे क्या है कि ये ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब अगर आपके पास 2 इंटू ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड 1/2, और ये अपने जगह, इससे ये 2 फिर अपने जगह पे आपके पास आ जाएगा। अगेन आपके पास 2a हो जाएगा। अगर 3a लिखना हो 3a तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड 1/3, ये आपके पास, इससे क्या होगा ये फिर आपके पास 3a हो जाएगा। यही काम किए हैं। 4πε0 को 1 डिवाइडेड 1/4πε0 लिखे हैं। अब देखिए इसका जो वैल्यू आपके पास है 1/4πε0 का, इसका जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 होता है, 9 इंटू 10⁻9। अब आर के लिए 6400 किलो की जगह 10⁻3, किलो की जगह कितना 10⁻3, तो यहाँ से 64/9 कर देंगे तो 10⁻3 और 10⁻2 10⁻5, ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 होगा। तो 64/9 करोगे तो 7.11 और 10⁻−4, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 5-9 करोगे तो -4 होगा। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, 10⁻−2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैक्रो के टर्म में हम ला रहे हैं। तो यहाँ देखिए 10⁻−2 10⁻+2, तो यहाँ आपके पास बेस सेम है तो पावर जुड़ गया, तो आपके पास आ गया 10⁻6 आ गया, और ये 10⁻2 100 के साथ इसका मल्टीप्लाई किए तो 711 आ गया। पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में 100 आएगा, इससे 100 कैंसिल, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 711 10⁻6 फैराड आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 711 मैक्रो, 10⁻6 कितना होता है मैक्रो, तो मैक्रो फैराड आपके पास हो गया है। तो जब अर्थ का कैपेसिटेंस, अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा साइज है, 6400 किलोमीटर है, उसका मैक्रो फैराड में आ रहा है। आप अगर यहाँ से वैल्यू करोगे तो वो 1 से कहीं कम आएगा, कहीं कम, 10⁻4 नीचे आ जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, तो ये 1 से कहीं कम आ रहा है। तो जब अर्थ का कैपेसिटेंस आपके पास, अर्थ इतनी बड़ी कंडक्टर है, इतना बड़ा स्फीयर है, उसका कैपेसिटेंस 1 से कहीं कम आ रहा है, हम लोग मैक्रो के टर्म में इसको ले रहे हैं। तो जब आपके पास रेडियस 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 100 मीटर 20 मीटर उतना बड़ा रेडियस होगा तो हम कैपेसिटेंस आगे जब भी बोलेंगे तो मैक्रो फैराड
नैनो फैराड, पिको फैराड के टर्म में बोलेंगे। जब 6400 किलोमीटर का मैक्रो के टर्म में आया, मैक्रो के टर्म में, और 1 से कहीं कम है, तो आगे अगर हम 4 मैक्रो फैराड लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जब बहुत बड़ा है तो मैक्रो के टर्म में, तो हम 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर वाले को क्यों नहीं हम लोग लिख सकते हैं मैक्रो के टर्म में। इसलिए आगे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो ईच एंड एवरी जगह आप वहाँ देखोगे मैक्रो फैराड के टर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। बुक में देखिएगा आप नैनो फैराड, पिको फैराड के टर्म में हम लोग यूज किए हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है। बिगेस्ट स्फीयर we came across is only 711 मैक्रोफैराड। जब अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है तो उसका हम लोग मैक्रो के टर्म में लेते हैं, वही चीज़ हम लोग ले रहे हैं कि 711 मैक्रोफैराड है। Therefore in routine कैपेसिटेंस विल बी नैनो फैराड, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, एंड पिको फैराड, पिको का मतलब 10⁻⁻12, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻⁻12। मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको ये सब का वैल्यू लिख दिया है, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फैराड इज बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड जो होता है बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फैराड बोल दिया, डेट मीन्स वो बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है। आप देखिए ना, 1 फैराड बोला, मैक्रो नहीं बोल रहा है, 1 फैराड, और अर्थ में हम लोग मैक्रो लगा हुआ है, अर्थ के कैपेसिटेंस में मैक्रो लगा हुआ है, और हम मैक्रो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 1 बोल रहे हैं, 1 फैराड। अर्थ का जो कैपेसिटेंस था वो 1 के कंपेयर में बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो फैराड होता है, डेट मीन्स 1 फैराड जो होता है ना, वो बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है। जब किसी कंडक्टर को प्लेस्ड इन मीडियम दिया जाता है, अब हम लोग अभी तक एयर में था, अब इसको किसी मीडियम में प्लेस्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे 4πε0 εr × r लिखते हैं। देखिए एयर के लिए εr, जिसको हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एयर के लिए हम लोग इसका वैल्यू εr का वैल्यू जो है सो 1 लेते हैं, लेकिन किसी मीडियम के लिए वो 1 से बड़ा होता है, वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे 4πε0 k × r, εr बोलो या फिर k बोलो, εr बोलो या k बोलो, तो हम लोग 4πε0 εr × रेडियस, तो 4πε0 εr के जगह k यूज किए, k को बाहर निकाल दोगे तो k × 4πε0 × r, और ये क्या था, एयर में था, ये क्या था, एयर में, तो c मीडियम इज इक्वल टू k टाइम्स c × एयर। अगर किसी क्वेश्चंस में आपके पास मीडियम का दे दे, कैपेसिटेंस एयर का दे दे, तो k निकाल लोगे। अगर किसी क्वेश्चंस में आपके पास c एयर दे दे, k दे दे, तो c मीडियम निकाल लेंगे। इस तीनों में से 2 दे दे और कोई एक अननोन रहेगा, इस 3 में से 2 दे दे, कोई एक अननोन रहेगा, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे जैसे लिखाते हैं, आप वैसे ही लिखते चलिए, सिस्टेमेटिक। इससे बेहतरीन नोट्स आपको नहीं मिलेगा, बेहतरीन नोट्स, और इतनी अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं, आप वीडियो देखोगे उसी में सीख जाओगे, और इसको प्रैक्टिस कीजिए कॉपी से। C एयर इज इक्वल टू 4πε0 × स्मॉल r। जस्ट अभी हम लोग ने किया है कि 4πε0 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/1/4πε0 × r, और इसके जगह हम लोग 1/4πε0 के जगह हम लोग k लिखते हैं, और k का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹9। अब अगर आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो किसी मेटल स्फीयर का, कैपेसिटेंस किसी मेटल स्फीयर का कैलकुलेट करना हो, तो कैपेसिटेंस इन एयर
r अपॉन 9 इंटू 10⁻9 यूज कर सकते हैं आपके पास। जब रेडियस गिवन होगा 9 इंटू 10⁻9 हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए 1 नैनो फैराड आपके पास है, तो हम लोग नैनो की जगह कितना यूज करते हैं, 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड, 1 पिको फैराड, सिंबल पी, स्मॉल पी, पिको फैराड, 10⁻12 फैराड। मैक्रो फैराड टर्म में देगा, नैनो फैराड, पिको फैराड इसी टर्म में देगा। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 9 मीटर प्लेस्ड इन एयर। तो सी एयर का जो फॉर्मूला है 4πε0 इंटू आर, और हम लोग यहाँ से r/k आ सकते हैं। r/k आ गए, k के जगह 9 इंटू 10⁻9 है। रेडियस आपके पास जो भी देगा यहाँ पे पुट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में मेटल स्फीयर का रेडियस 9 मीटर है, तो 9 से 9 आपके पास कैंसल आउट हो गया। 10⁻9 ऊपर गया तो 10⁻⁻9 आ गया, तो इसको हम लोग 10⁻⁻9 और कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो फैराड, तो इसको हम लोग 1 नैनो फैराड बोल दिए हम लोग, या इसको हम लोग 1 नैनो फैराड हो गया। इसी क्वेश्चंस में हम अगर रेडियस को चेंज कर दें तो आई होप आप लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर 4 माइक्रोफैराड है जब वो प्लेस्ड मीडियम में है और उसकी डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है। वही स्फीयर जब एयर में होगा तो उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, सी मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स सी एयर होता है। यहाँ से आपके पास उस क्वेश्चंस में सी मीडियम गिवन है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो कैपेसिटेंस इन एयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कैलकुलेट कीजिए खुद से। सी मीडियम क्वेश्चंस में गिवन है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, के गिवन है 8। सी एयर आपके पास कैलकुलेट करना है। सी एयर 4 माइक्रोफैराड डिवाइडेड 8, ये 1/2 माइक्रोफैराड आपके पास। यह एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप फॉर्म्स होके एक बिग ड्रॉप का फॉर्मेशंस करेगा। यहाँ पे आपको बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, बिगर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा। तीनों हम लोग डिराइव करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और तीनों को एज अ फॉर्मूला आप याद रख लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। अब बोर्ड एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में उसका यूज होता है। क्वेश्चंस फिर से समझिए। एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप फॉर्म्स होके एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशंस करेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटेंस कितना होगा बिगर ड्रॉप का, पूछा जाएगा पोटेंशियल बिगर ड्रॉप का कितना होगा, और आपसे पूछा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बिगर ड्रॉप का कितना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस होगा तो सबसे पहले क्या करना कि वॉल्यूम कांस्टेंट करना। यहाँ क्यू 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 चार्ज एन आपके पास है, तो जो इसके पास टोटल चार्ज होगा वो एन क्यू होगा। चार्ज कंजर्व्ड होता है, जितने भी चार्ज हैं सब आपके पास सम हो जाएंगे। तो आपके पास सपोज कीजिए कि 10 चार्ज हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 क्यू है। अगर स्मॉलर ड्रॉप आइडेंटिकल 20 है तो कितना हो जाएगा, अगर ईच पे चार्ज क्यू है तो 20 क्यू हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए ये 30 है तो 30 क्यू हो जाएगा। उसी तरीके से एन आइडेंटिकल है, एन पता नहीं कितना है, तो चार्ज ईच पर क्यू है तो ये एन क्यू हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटेंस को आप एनसी नहीं बोल सकते हो, वो कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी आपके पास है कि एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी सी फॉर्म्स ए बिग ड्रॉप, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। ईच का कैपेसिटी सी है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब यहाँ n है, n टाइम्स सी आपके पास है, तो n इंटू स्मॉलर का रेडियस हम
आर बोल देते हैं, स्मॉल आर। तो यहाँ पे n इंटू ये जो ड्रॉप आपके पास है स्फीयर है, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब है। तो n आपके पास है, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बीगर का वॉल्यूम, दोनों बराबर है, n टाइम्स का और बीगर का बराबर होगा। तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई से कैंसिल गया, तो n स्मॉल r का पावर 3 इज इक्वल टू r का पावर 3। अब यहाँ से पावर 3 इधर आएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो n r का पावर 3 का पावर 1/3, n का पावर 1/3, स्मॉल r का पावर 3 इंटू 1/3। तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऐसे देखिए कि r का पावर 3 और ये 1/3 है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, आपके पास r हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास एक रिलेशंस आ गया कि कैपिटल R इज इक्वल टू n का पावर 1/3 स्मॉल r। अब C बिग बाय C स्मॉल की, C बिग बाय C स्मॉल, इसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा आपके पास, स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 r होता है, अभी हम लोग डिराइव किए हैं। तो यहाँ से 4πε0 r कैपिटल R रेडियस है और स्मॉलर का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो 4πε0 r। और C स्मॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं। C स्मॉल को क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं। तो C बिग बाय C स्मॉल इज इक्वल टू 4πε0 r डिवाइडेड 4πε0 स्मॉल r, C बिग बाय C स्मॉल। तो यहाँ से हम लोग के पास 4πε0 कैंसल आउट हो गया, r बाय स्मॉल r। और यहाँ से देखिए ये r बाय स्मॉल r, ये इधर डिवाइड हो गया r बाय स्मॉल r, इसका वैल्यू कितना है, n का पावर 1/3। तो इसके जगह पे n का पावर 1/3, यहाँ से हम लोग n कैपिटल R बाय स्मॉल r करेंगे तो n का पावर 1/3 आपके पास हो जाएगा। अब C बिग, अब ये जो C स्मॉल है इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो C बिग इज इक्वल टू n का पावर 1/3 और ये C स्मॉल इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। C स्मॉल को हम क्या बोल रहे हैं, C बोल रहे हैं। ईच का कैपेसिटी कितना है, C। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपके पास और उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। यहां आपके पास क्वेश्चन दे रहा है 27 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटेंस C फॉर्म्स ए बिग ड्रॉप, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। आपको फॉर्मूला पता है, ये जो C बिग का जो फॉर्मूला है, C बिग का जो फॉर्मूला है वो कितना, n का पावर 1/3 C स्मॉल है, C स्मॉल। और यहाँ पे n का पावर 1/3 C स्मॉल कितना, C बोले, C बिग कैलकुलेट करना है। देखिए जनरली आपके पास क्या होता है बेटा, n का जो वैल्यू है या तो आपको 8 देगा, 27, 64, 125, 216, 343, कुछ ऐसा देगा। इससे क्या होता है कि अगर 8 है तो 2 का पावर 3 लिखोगे, 2 का पावर 3 अब पावर 1/3, तो आपके पास 8 होगा, 8 का पावर 1/3 लिखोगे तो वो 2 हो जाएगा। 27 देगा तो 27 को 3 का पावर 3 लिखोगे तो 3 का पावर 3 और 1/3 आपके पास हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 64 देगा, 125 देगा, 216 देगा, 343 देगा। तो इस टाइप का क्यूब हम लोग को अगर 2, 4, 5 याद है तो ज़्यादा हेल्प मिलता है। हम लोग डायरेक्ट मुंह से बोल देंगे कि इसका आंसर ये होता है। तो देखिए आपके पास 27 दिया हुआ है, तो 27 दिया हुआ है तो 27 को हम लोग 27 का पावर 1/3 और ये C दिया हुआ है। 27 को 3 का पावर 3 1/3 इंटू C, तो ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ से 3C आंसर आ गया। इसी तरीके से 64 देगा तो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, मेन फॉर्मूला जानना है। फॉर्मूला डिराइव हो गया, फॉर्मूला याद है तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली वे में आपसे कैलकुलेट होते हैं। अगर यहाँ आपके पास 27 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटेंस C है तो 27 का पावर 1/3 3 होता है, 3C हो गया। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ आपके पास 125 आइडेंटिकल ड्रॉप देगा, 125 और C के जगह आपके पास दे दिया 2 माइक्रोफैराड दे दिया, तो यहाँ देखो ये 125 दे दिया और C के जगह
आइडेंटिकल कैपेसिटी ईच का दे दिया 2 माइक्रोफैराड। तो देखो 125 का पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और C है, और C के जगह कितना 2, तो कुछ नहीं है, तो मुंह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये चीज़ देगा 216 दे देगा, 343 दे देगा, या कुछ भी ऐसा देगा जिससे कि इजी वे में आपके पास पावर 1/3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी साइड में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। अब आपके पास दूसरा डेरिवेशन जो है कि एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ईच का पोटेंशियल भी है, फॉर्म्स ए बिग ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। पहले उसको पॉज करके खुद से समझने की कोशिश कीजिए, इससे आईक्यू लेवल आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए जो काम हम पहले वाले में किए थे, एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटेंस, सी वाले में जो काम किए थे फॉर्म से बिग ड्रॉप में, तो यही काम हम यहाँ भी किए हैं, पोटेंशियल वाले में भी यही काम किए हैं। देखिए ईच का जो कैपेसिटेंस है सी है, ईच पर चार्ज क्यू है, और इस बार ईच का पोटेंशियल वी है। जब ये फॉर्म्स ए बिग ड्रॉप बनेगा तो यहाँ पे टोटल चार्ज कंजर्व्ड होगा, वो एन क्यू हो जाएगा। इसको हम सी बिग बोल दिए और ये भी बिग बोल दिए। तो ये काम हम पहले किए थे कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ से आपके पास आर का जो और कैपिटल आर स्मॉल आर का जो रिलेशंस है ये आ गया था। यहाँ से Q इज इक्वल टू सी भी, यहाँ देखो Q इज इक्वल टू सी इंटू भी, तो V इज इक्वल टू क्या लिखोगे Q बाय सी, तो V आपके पास हो गया Q बाय सी। तो V आपके पास क्या है, स्मॉल है, ईच का पोटेंशियल V है, तो V स्मॉल किसके बराबर है, V के बराबर है, V वो हो गया Q बाय सी। अब V बिग लिखेंगे तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एन क्यू इज इक्वल टू सी बिग इंटू भी बिग, तो भी बिग क्या लिख सकते हैं, एन क्यू बाय सी बिग, एन क्यू बाय सी बिग हम लोग लिख सकते हैं। टोटल चार्ज इस पे कितना है एन क्यू, और इसको हम सी बिग बोल दिए। और सी बिग का रिलेशंस अभी जस्ट आया था आपके पास, एन का पावर 1/3 सी, तो यहाँ एन का पावर 1/3 सी। अब ये एन का पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो एन का पावर -1/3 हो जाएगा, और ये क्यू बाय सी, और इस क्यू बाय सी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, भी बोल रहे हैं। तो यहाँ n का पावर 1 - 1/3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे n का पावर 2/3 आ जाएगा, तो n का पावर 2/3, और q बाय सी के जगह भी आ जाएगा, तो भी बिग इज इक्वल टू n का पावर 2/3 भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में आपके पास ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कई बोर्ड में पूछे गए भी हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। डेरिवेशंस पूछे ना पूछे, कम से कम ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है। क्वेश्चंस आपके पास है 216 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ पोटेंशियल 2 वोल्ट फॉर्म्स ए बिग ड्रॉप, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। सॉल्यूशंस यहाँ है, फॉर्मूला लिखिए, n के जगह पे आपके पास 216 है, 216 का पावर 2/3, भी स्मॉल आपके पास गिवन है, 2 वोल्ट गिवन है, यहाँ से निकाल लीजिए। हमने आपको अभी बताया कि जनरली वो 6 का पावर 3, 7 का पावर 3, 8 का पावर 3 कुछ ऐसा ही देता है। अगर जो भी दे आपके पास आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3, उसकी पावर 2/3, 3 से 3 पावर कैंसल आउट हुआ, तो 6 का पावर 2, 36 इंटू 2, ये आपके पास 72 वोल्ट है। इस वीडियो का लास्ट डेरिवेशंस आपके पास है। देखिए एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप आपके पास, स्मॉल ड्रॉप ईच का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, फॉर्म्स कर रहा है ए बिग ड्रॉप आपके पास, कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। पहले मैंने जो किया था वॉल्यूम कांस्टेंट करके कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में जो रिलेशंस निकाला था वो वही मैंने आपके पास लिखा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है चार्ज बाय एरिया है, तो इसके लिए देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ईच का निकाल रहे जो स्मॉल आपके पास है, वहां से Q बाय
4 पाई आर स्क्वायर। ये जो ड्रॉप है वो स्फीयर आपके पास है, स्मॉल ड्रॉप जो आपके पास स्फीयर है, तो स्फीयर का जो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर आपके पास है। अब बिगर का जो निकालोगे तो बिगर पे चार्ज कितना है, एन क्यू अपॉन इसके लिए रेडियस कितना आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर अगर आप लिखना चाहते हैं, आर स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो आर स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो n का पावर 2/3 और इसका भी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह हम लोग n का पावर 2/3 आर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग किए हैं। अब यहाँ से q 4 पाई आर स्क्वायर को एक साथ ले लिए, तो बचा कितना, n का पावर 1 और n का पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो n का पावर -2/3 आ गया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, 1 - 2/3, ये कितना आ गया, n का पावर 1/3। और इसके जगह आप कितना लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी ईच का लिख सकते हैं, तो n का पावर 1/3 और ये। तो आपको याद रखना है कैपेसिटेंस बिग ड्रॉप का कितना होगा, पोटेंशियल बिग ड्रॉप का कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बिग ड्रॉप का कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, आप इसको याद रखिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो ऑब्वियस है बनना ही बनना आपको है, n का पावर आपके पास 1/3 सरफेस चार्ज डेंसिटी दोगे तो कैलकुलेट कर लोगे। तो ये लेक्चर आपका आज यही लास्ट होता है, मन लगा के पढ़िए, वीडियो देखिएगा तो कई टाइम्स ऐसे लगेंगे आपको कि क्लास में पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे, तो काफ़ी खुशी टाइप का महसूस होगा आपको। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।